बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी ग्रोइंग हीरो या लेजेंड को लेकर आते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है, उनका ताल्लुक़ कानून से है। डिटेल में तो हम जब उनसे बात करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। हमारी आज गेस्ट जो हैं उनका नाम है नाहिद हैदर। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नाहिद, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आज इंटरव्यू देते हैं? मैंने आई थिंक पहली बार देखा है कि आप इस तरह से सामने किसी मीडिया पर नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के फोरम्स पर आकर अपने ख़यालात का इजहार करना एक मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, तो आपके तवज्जुह से ये मौका मुझे मिल रहा है। आई डेफिनेटली अवेल दिस इंशाल्लाह, और आपसे अपने व्यूज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा नाहिद, सबसे पहला सवाल मेरा जो अपने गेस्ट से होता है वो ये होता है कि आपका पूरा नाम क्या है? मुझे नाहिद हैदर कहते हैं। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। यूनाइटेड नेशंस का एक यूएनओडीसी प्रोग्राम है, उसमें एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, और वकालत के पेशे में अब मुझे ये 10वां साल है, और इस सोसाइटी को खिदमत कर रहे हैं अपने तौर पर जितनी अल्लाह पाक ने हमें कैपेबिलिटीज़ दी हैं। कोशिश होती है कि इस फील्ड के ज़रिए से कुछ खिदमत हो सके। अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक अगर कोई हम अपने तवज्जुह से कुछ मैं दे पाऊँ इनपुट, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि इस प्रोफेशन में रहते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करूं कि एटलीस्ट नाम रह जाए या किसी के हम काम आ जाएं। तो दिस इज़ आप पूरी कोशिश करती हैं कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड हो। एग्जैक्टली, मैं प्रोबोनो सर्विसेज देती रही हूँ। आज ये मेरा 8वां साल है। लीगल राइट्स फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मेरा बहुत तवील सफ़र है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ हूँ। हम वहाँ प्रोबोनो सर्विसेज देते हैं जो नीडी ख़वातीन होती हैं, जो हमारे कमज़ोर तबके हैं सोसाइटी के, बहरहाल हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, मज़लूम लोग होते हैं जो हमें किसी तरह से अप्रोच कर लेते हैं, तो फिर हम उन्हें अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, उनके मसाइल में कमी करने की कोशिश करते हैं। तो नाहिद, आपको लीगल एड में आप 8 साल से कर रही हैं काम। टोटल आपने कहा कि 10 साल आपको जो है वो इस फील्ड में हो गए, तो आपकी अपनी उम्र कितनी है फिर? उम्र का तो ऐसा सवाल है कि मैं अब आप लड़कियों से ना पूछा जाए ना पूछा जाए तो बेहतर है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरी उम्र से बेहतर ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैंने अपनी उम्र का कितना हिस्सा सर्व करने में गुजारा। तो मैं उसको इसीलिए मैंने पहले हाईलाइट किया अपना सर्विसेज का दौरानिया। तो इस यंग एज में आप यकीनन देख रहे होंगे कि मेरी इतनी सर्विसेज रही हैं। बहरहाल दिस इज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं इस फील्ड में आई। मेरे वालिद साहब मोहतरम जो हैं वो इस फील्ड से रहे। अच्छा, आपके वालिद किस नाम से, अगर हमारे नाजरीन को भी पता चले तो? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ही इज़ अलाइव एंड अल्लाह पाक उनको हमारे सरों पर सलामत रखे। अजमल हैदर एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 45 साल इस प्रोफेशन को दिए हैं। ग्रेट। तो ये इंस्पिरेशन मेरा ख्याल है वहीं से आई है। सो ही इज़ आल्सो द एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और वो अब तक माशाल्लाह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और हमने उन्हीं से इंस्पिरेशन लिया। मेरे भाई हैं 2, वो भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं। अच्छा, वो भी माशाल्लाह से लॉयर भी? हमारी तो पूरी फैमिली ही इस फील्ड से मुंसलिक है। अच्छा, ग्रेट। तो वालिद साहब से अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चल रहा है, तो हम इंशाअल्लाह। तो घर में तो आप लोगों के आर्गूमेंट चलते होंगे एक दूसरे के साथ? अमूमन ये कहा जाता है कि हम लोगों का बड़ा कोई आर्गूमेंटेटिव किस्म का माहौल होगा, बट टू बी फ्रैंक हमारे घर का माहौल बहुत ही, वालिद साहब ने बड़ी हम्बल है, हमें बहुत खुलकर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़ ख्यालात। और ज़ाहिरी बात है फिर एक फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो कोई अगर प्रोफेशनल कोई टेक्निकलिटीज़ हैं, कोई डाउट्स होते हैं, तो वो बहरहाल हम आपस में एक्सचेंज करते हैं और उनको क्लियर करते हैं। वालिद साहब माशाल्लाह सीनियर हैं, तो हमारी रहनुमाई करते हैं प्रोफेशनली भी। अच्छा नाहिद, आपका सफ़र जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपका मतलब मेट्रिकुलेशन हुई, फिर उसके बाद आपने इंटर किया होगा, फिर ग्रेजुएशन हुई होगी, तो ये आपका किस तरह से स्टार्ट हुआ और कोई चैलेंजेस वगैरह आपने इसमें फ़ेस किए? बहरहाल बीइंग अ गर्ल मुझे भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, और मेरी खुशनसीबी ये रही कि मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा हमारे फोकस रहे। वो लोग हमारी परवरिश में, हम लोग माशाल्लाह से 7 बहन भाई हैं, और सभी माशाल्लाह अच्छे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। मेरी एक बहन डॉक्टर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक कंप्यूटर फील्ड से हैं, भाई दोनों मेरे इसी फील्ड से हैं। तो हमारे वालिदैन का फोकस ही रहता है, वो एक तो
फ़र्क नहीं रखते थे लड़का और लड़की में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, नो डिस्क्रिमिनेशन। और इवन दो हमारी पूरी फैमिली ने इस चीज़ को इंस्पिरेशन लिया और उन्होंने अपने भी बच्चों को तालीम में हम बहुत, फिर माशाल्लाह हमारे सब कज़न्स और जो हैं बच्चे हैं, हमारी पूरी जनरेशन जो है इसकी सब माशाल्लाह अपनी फील्ड्स में कामयाब हैं। और मेरा ख्याल है ये जो सिलसिला है मेरे वालिदैन से शुरू हुआ है, तो मैं आई फील प्राउड। और उन्होंने वालिद साहब ने हम में कभी कोई फ़र्क तो रखा ही नहीं, तो फिर हमारी तरबियत शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे माहौल में रही, जहाँ पे तालीम की अहमियत थी और पूरी तवज्जो दी जाती थी बच्चों को। हम लोग खराफात से बहुत दूर थे, ये जो नेट और ये सोशल मीडिया की जो आजकल की जनरेशन को फेस करनी पड़ी है हमारे दौर में, टिकटॉक टाइप की, मैं भी बहुत कोई पुराने दौर से नहीं हूँ, बट ख्यालात आपके जो हैं वो बिल्कुल है, तो हम लोग उसमें नहीं इतना इन्वॉल्व रहे। बहरहाल मेरा स्कूलिंग हसी पब्लिक स्कूल था, हमारी लोकेलिटी में था, बहुत ही बेहतरीन स्कूल, शायद खुशनसीबी की बात है। और वहाँ से सिलसिले का आगाज़ हुआ, मैट्रिकुलेशन के बहुत अच्छे उस्ताद वहाँ पर मुझे मिले और कुछ का नाम मैं इंशाल्लाह मेंशन भी करूँगी एट लास्ट ऑफ माय इंटरव्यू, लेकिन मेरे लिए ऑनर है। और फिर इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट करा इंजीनियरिंग से। फिर वालिद साहब जो है उनका रहमत फील्ड था, तो वालिदा साहिबा ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं लेक्चरशिप करना चाहती थी। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स किया सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। मेरे सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी था और मैं कोई टीचर स्किल्स के साथ ग्रो हो रही थी। और घर में ट्यूशन, पर्सनैलिटी बचपन से इसी तरह की थी ना वो। एग्जैक्टली मेरे अपने उस्ताद जो थे, हमारे जो टीचर्स रहे ना, उनसे मुझे बहुत मैं सीखती थी, हाउ दे एक्ट, हाउ दे एड्रेस टू क्लास, तो वो एक ना शौक़ तो पैदा हो रहा था। बट फिर ये हुआ कि अब वालिदा साहिबा ने फिर मेरी थोड़ा इस हवाले से कंसल्टेशन की, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे, अब अल्लाह के पास हैं, मगर उन्होंने मेरी सही से रहनुमाई की। उन्होंने कहा अगर आपके वालिद साहब इस फील्ड में हैं तो वाई नॉट आप भी इस फील्ड को ज्वाइन करें। तो वहाँ से फिर मैंने बैचलर्स के बाद LLB में एडमिशन लिया। और वालिद साहब बहरहाल हमें बहुत मोटिवेट करने वाले बाप रहे हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़े कंसर्न्स थे कि क्या मैं इस टफ फील्ड में कर लूँगी। वो एज अ फादर होती हैं, सिक्योरिटीज़ कुछ होती हैं जो बहन में रखी थे कि मैं क्या आप एडजस्ट कर लेंगी, तो वो शायद इतना नहीं, मगर वालिदा साहिबा ने ना सिर्फ मुझे मोटिवेट किया, मेरे अब्बा को भी काफ़ी कन्विंस किया। और वो फिर मेरा शी वाज अ ग्रेट रोल मॉडल। एग्जैक्टली, शी इज़ मेंटर। मतलब मैं अपनी वालिदा को हर दिन में, कोई कहते हैं 24 घंटे, तो मेरे हर लम्हा मेरे साथ रहती हैं। उनकी एक बात, उनका जो असरात आते ही हैं, मगर एक परवरिश और एक माहौल जो माँ आपको देती है ना, वो बड़ी आपके लिए प्राइसलेस होती है। थी आपकी जी, हाउस मेकर थी। और उसके बाद ये सिलसिला रहा कि SM लॉ कॉलेज है हमारा, बहुत ही खूबसूरत एक कॉलेज रहा, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। एंड मैंने आगाज़ किया, और मैं बड़ी एक रेगुलर स्टूडेंट रही, मैंने घर बैठ के नहीं पढ़ा। 3 इयर्स का हुआ करता था उस दौर में। असल वकील बनी आप। यू कैन से। और फिर वहाँ से करने के बाद बहुत अच्छे टीचर्स हमें मिले, फैकल्टी मिली। और सर जमील साहब हुआ करते थे, हमें इक्विटी पढ़ाते थे, लॉ ऑफ इक्विटी वो पढ़ाते थे। तो बहुत मेरा मेमोरेबल है सारा मेरा एकेडमिक सारा सीरीज़। उसके बाद जब हम पास आउट हो गए तो फिर ज़ाहिर बात है एनरोलमेंट एंड बाकी मामला फिर अब्बा ने जो है टेक ओवर लिया। उन्हीं के चैम्बर से आगाज़ किया, प्रैक्टिस वहाँ से शुरू की। ये भी एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्बा का ट्रस्ट तो मैंने विन कर लिया था। वो थोड़ा सा हुए कि हाउ यू विल मैनेज दिस, और दिस इज़ वेरी टफ फील्ड, बट आई सेड कि नहीं बाबा अब आ गए तो अब करना है। तो आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल जर्नी फ्रॉम माई फादर चैम्बर। एंड वो बहुत, शफीक तो घर तक थे, मगर चैम्बर में ही वॉज इंटायरली डिफरेंट। ही वॉज रफीक देयर। नहीं, वो नहीं था, मतलब रफीक भी नहीं थे, टफ थे। राइट, सख्त थे, बहुत सख्त रहे, प्रोफेशनली सख्त थे। जी सर, उन्होंने तो मेरी बड़ी कोई हमने वो कान खींच के जो तरबियत होती है ना, वो स्टाइल की। फिर उनका मैंने नया रूप देखा अब्बा का, वो फिर सही सीनियर बन के उन्होंने दिखाया। और इवन दो एक कोर्ट में एक वाक़या याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल कि एक कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में एक मैटर चल रहा था। मेरा वो शायद सेम ईयर में थी, कुछ चंद महीने ही हुए थे, तो मैं कुछ एनेक्स्चर्स जो है वो फाइल में रखना भूल गई। अच्छा। अब्बा जब एविडेंस रिकॉर्ड करवाने लगे तो उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ा करती है। अब वो डॉक्यूमेंट्स फाइल में नहीं थे। अब आई शॉक कि ये तो नहीं है, अब तो मेरा कबाड़ा होने वाला है। अब वही हुआ। अब्बा ने जस्ट वो टर्न हुए और उन्होंने कहा कि वो कहाँ है नेक्स्ट ईयर, एंड आई सेड कि पापा वो चैम्बर में रह गए। जज साहब के सामने? एग्जैक्टली, सब कोर्ट में हो रहा था, ये ओपन कोर्ट में सब हो रहा था, एंड कोर्ट वाज फुल।
एंड जज साहबा एक लेडी खातून थी, बहुत अच्छी जज साहिबा है वो। अब मैं उनको तारीफ कुछ यूँ भी कहूँगी, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया उस मूवमेंट पे। अच्छा। अब्बा स्टार्टेड, उन्होंने कहा कैसे गलती कर दी, तुम तो वकील नहीं बन पाओगी, तुमने अगर इतनी मेजर मिस्टेक करी है। कुछ नेक्स्टर्स होते हैं जो फैमिली केस में बहुत इसेंशियल होते हैं, कुछ डोवेयर्स लिस्ट एंड कुछ रेसिप्ट्स थी। अब वो अल्लाह की मदद आई, फिर जज साहिबा ने स्टॉप्ड हिम कि आप वकील साहब जाने दें, ये जूनियर हैं, सीख लेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी भी है। अच्छा। तो उस राइट से इसको समझा। तो दिस वाज ग्रेट। बहुत ऐसे वाक़यात हैं। फिर कुछ मुझे फिर ज़ाहिर बात है अप एंड डाउन्स होते हैं हर फील्ड में, फिर मुझे वो भी देखने थे। मेरे वालिद साहब फिर हार्ट पेशेंट हुए और उनका बाईपास सर्जरी सजेस्ट कर दिया गया 2015 में। एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग एंड वेरी मतलब डिप्रेसिंग फेज। एग्जैक्टली दिस वाज, एंड आई वाज ऑल अलोन। एंड ज़ाहिर बात है जब मैं आ गई थी ज्वाइन कर ली तो हम कुछ जूनियर्स वगैरह थे, अपने स्टक थे कुछ इश्यूज़ में, तो आई वाज ऑल अलोन एट दैट टाइम। और अब्बा एडमिट हो गए बाकायदा फॉर सर्जरी पर्पज़। एंड दिस वाज द टाइम, कुछ केसेस उस दिन सुबह हेयरिंग थी, अगले दिन अब्बा की सर्जरी थी, अगले नेक्स्ट डे थी। दिस वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट कि जब माँ बाप, जब आपके ऊपर कोई पीछे से आता है, एक जिम्मेदारी दी जा रही होती है, तो आप सिर्फ फिर उसको भी निभाना है, अपना प्रोफेशनलिज्म भी आपने दिखाना है, और वो स्टैंड जो लेना होता है वहाँ मैंने वो चीज़ सीखा। यू हैव टू बी अ गुड डिसीजन मेकर एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मैंने महसूस किया कि ये जो एक तासुर है कि जब माँ बाप हैं तो क्या मुश्किल हो सकती है इनके बच्चों को। नहीं जनाब, ऐसा है, हम पे भी मुश्किल वक्त आता है, मुझ पर भी आया। बहुत एक माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब, पैनिक में था। अब्बा एडमिट थे, कुछ पता नहीं था और केसेस थे, और मैं बड़ी न्यूली इनरोल्ड थी। एंड आई मतलब मैं अलोन थी, और मैंने उस सारे अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन बोर्ड सारा अटेंड करा और अच्छे पॉजिटिव सब मेरा प्रोसीडिंग पूरा हो गया कोर्ट का। एंड दैट द मोमेंट आई फील मच स्ट्रेंथ। मैंने अपने बाप की अहमियत भी बहुत महसूस की, और मैंने अल्लाह से शुक्राना भी अदा किया कि अल्लाह ने मुझे स्ट्रेंथ दी। और माँ की तरबियत भी वहाँ पर सामने आई। एग्जैक्टली, वो जो खड़े हो जाना और स्टैंड लेना, वो मुझे अपने तौर पर, मैं अपने आप को उस पर खुद वो करती हूँ कि दिस इज़ माई समथिंग, मैंने जो ग्रेट किया। उसके बाद से सिलसिला आज तक जारी है माशाल्लाह से। कितने केस आप लड़ चुकी होंगी इस वक्त तक, अंदाज़न एक लमसम वगैरह हम बात करते हैं? गुड क्वेश्चन। बहुत माशाल्लाह, अब तो मेरा ये अब 10वां साल है प्रैक्टिस में। मेरा ख्याल है सर ये शायद थाउजेंड्स तक चले जाए। और जीतने का रेशो उसमें क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह 80%। माशाल्लाह से आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करेंगी इंशाल्लाह। वो तो हमारे आइडियल हैं, मेरे ज़ाती तौर पे कायदे आज़म हमारे रोल मॉडल हैं। वो इस फील्ड से रहे, ये भी मुझे हमें एजाज़ हासिल है मुकला बरादरी को, और हम चाहेंगे कि हम उनको फॉलो करें। उनके जो नोट्स वो छोड़ के गए हैं, खुशकिस्मती है कि हम उनको, हमारे वो हीरो, हमारे फाउंडर हैं, और हमारे वही मरकज़ निगाह होते हैं हम तमाम वकला के, कि हम उनको फॉलो करें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा ज़्यादातर फैमिली एंड सिविल साइड पर रहा है फील्ड वर्क, तो मैंने उस हवाले से एक्सपर्टीज़ रही। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई से थैंक्स टू अल्लाह कि गिव मी अपॉर्चुनिटी, और फिर मैंने उसमें इस तरह से अपनी खिदमत आज भी अंजाम दे रही हूँ। आज भी तो नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जब हम बात करते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई की और इस तरह की और बच्चियों की कि जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, हमारी ख़वातीन का नाम रोशन किया, तो उसमें और भी इस तरह की हमारी ख़वातीन और हमारी बच्चियां मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें सामने लाने की देर है। और फिर जैसे नाहिद ने बात की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, आई थिंक कि पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो जैसा फाउंडर, जैसा बानी हमें मिला है, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में किसी को ऐसा बानी नहीं मिला हुआ इस दौर में। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान जैसा तोहफ़ा दिया अल्लाह पाक की मदद से, और अल्लाह पाक की मदद के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये मुल्क मिला। और इस मुल्क की जितनी हम हिफाजत कर सकें, जितना इसको हम दे सकें हम दें। नाहिद, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से ये सफ़र तो तय किया, आप अपने बहन भाइयों में कौन से नंबर पर हैं? मैं मिड में हूँ। अच्छा, आप मिड में हैं। तो आप फिर सुलह सफाई वाली भी बहुत होंगी, बहुत सुलह सफाई करवाती होंगी या लड़ती हैं? नहीं, मैं फ़ाइटर नहीं हूँ। अच्छा। मैं हूँ अपनी कोर्ट की हदूद तक तो मैं फ़ाइटर हूँ। मुझे सिखाया गया कि हाउ टू फाइट विद योर अपोनेंट पार्टी। बट द सेकंड थिंग इज़ कि ये भी हमारी मॉरलिटीज़ हैं, फैमिली नॉर्म्स होती हैं। मेरी वालदा कुछ जल्दी चली गई,
और उनके 2016 में शी डाइड। तो उनके बाद से कुछ जिम्मेदारियाँ मुझ पर आईं और बिल्कुल बढ़ी। जब वालदा नहीं अब घर में, तो मामलात को देखना, मेरी बहनें मैरिड भी हैं कुछ और बहन भाई हैं साथ में, वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको भी मामलात उनको भी देखना। तो अल्लाह का बहुत करम है कि आई एम डीलिंग विद दिस ऑल विद अ गुड होप कि अल्लाह आसानियाँ करे मज़ीद। और आमीन। अच्छा नाहिद, ये सफ़र जब आपने तय किया, माँ बाप की इन्फ्लुएंस के अलावा कोई ऐसी इंस्पिरेशन है आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप कहें कि मेरे लिए लॉ में आने के लिए मेरे वालिद के बाद मेरे लिए ये इंस्पिरेशन रही है? आपके खूनी रिश्तों से हट के अगर कोई इंस्पिरेशन पाकिस्तान में देखी जाए या इंटरनेशनली अगर देखी जाए? बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको आप देखते हैं कि वो कैसे शुरुआत करके फिर कामयाबी तक पहुंचते हैं और सर्व करते हैं अपनी नेशंस को। एक बहुत ही कदावर शख्सियत का नाम लूँगी। आई एम वेरी नॉन पॉलिटिकल, मगर बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ग्रेट, वो भी एक लीडर, एक सियासतदान की बेटी थी। बिल्कुल। उन पर भी जिम्मेदारियाँ आई थी, बिल्कुल, उन्होंने भी उन सबसे निपटा। बिल्कुल। और किस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ देकर आज उनका नाम, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह आती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। और वो हमारी बेटी है मुल्क की, बिल्कुल, और सिंध की बेटी थी। और शी वाज अ ब्रिज एक्चुअली। वो इन सारी चीज़ों से हटके थी कि कौन किस पार्टी से है, वो तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए दुनिया के साथ एक ब्रिज बनी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लेकर चला। और उनकी जो शख्सियत थी वो, मैं उससे बहुत कुछ सीखा है। उनको मैं पढ़ती हूँ, मैं उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, उन्होंने किस तरह किन कठिन हालात में भी खड़े होकर स्टैंड दिया और अपना बाप का और अपना नाम सर बुलंद रखा। बिल्कुल। और शहादत के रुतबे को पहुंची। तो बहुत सारी मेरी और भी कॉलीग्स और बहनों के तरह मेरे भी वो रोल मॉडल है। ग्रेट, ग्रेट। तो और लॉ में कोई अगर आपकी जो अपनी फील्ड है, लॉयर्स हैं या जजेस हैं, उनमें भी होती है ना बहुत सारे नाम हैं। और बैरिस्टर शाहिदा जमील का नाम मैं लिए बगैर नहीं रह सकती। शी इज़ ग्रेट, हमारी टीचर रहीं। आज भी उनसे इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होती है। और वो इतनी अजीम हैं, वो एक ग्रेट टीचर है। फिर हम उन्होंने अपने बताया थे कुछ हालात उनकी भी प्रोफेशनल शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस रहे, वो हमें बताती हैं, वो भी मैंने सुने। तो शी इज़ ग्रेट लेडी, अ ग्रेट वाइफ, अ ग्रेट मदर। तो वो मैं उनसे भी बहुत मुतासिर हूँ। और नाज़रीन, बैरिस्टर शाहिदा जमील का जो नाहिद ने नाम लिया, ये पाक यूएस अलमनाई नेटवर्क जो है उसकी फ़र्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये फ़ख्र भी पवान को हासिल है कि जो उसकी फ़र्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो बैरिस्टर शाहिदा जमील हैं, ख़ातून हैं। नाहिद, आप मुझे ये बताएं कि आप ये सारे कानूनी काम, प्रोफेशनल काम तो करती हैं, इसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह की तरफ है आपका ध्यान? बिल्कुल, मैं होम डेकोरेशन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। अच्छा जी, डेकोर्स पर मेरा बड़ा फोकस रहता है घर को। वो ख़रीदती हैं या खुद भी बनाती हैं? मैं बनाने का तो टाइम ऐसा अब नहीं मिलता। बिफोर प्रैक्टिस जब मैं बैचलर्स में इंटरमीडिएट में होती थी तो बिल्कुल बनाते थे घर में, ये होम डेकोर्स वगैरह बनाते रहते थे। रिसाइकलिंग वगैरह करके बहुत किया है। अब मैं बहुत अच्छी पेंटर भी रही, मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग की तरफ बहुत रुझान था। फिर एक बार एक इंटर के पेपर, 2 पेपर में नंबर बड़े गड़बड़ आ गए थे, तो मैंने आज से पेंटिंग स्टॉप कर दो और तवज्जो दो अपने पढ़ाई पर। तो ये तो शौक़ है, ये तो आप बाद में चला सकती हैं, एंड जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़। शायद वहाँ से फिर सिलसिला थोड़ा रुका, तो वो फिर मैं नहीं दोबारा उसको रीजॉइन कर सकी, बट अंदर है। आई लव आर्ट एंड कलर्स एंड ये जितने बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं पाकिस्तानी हमारी तारीख़ में, पाकिस्तान के साथ कैन है और गुलजी वगैरह, ये इनको मैं बहुत देखती और फॉलो करती हूँ। एग्जैक्टली, ये मेरा शौक़ है। वंडरफुल। टीवी वगैरह देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ, बट इतना नहीं टाइम मिलता। बट मेरा ज़्यादातर रुझान म्यूज़िक, अच्छा, क्लासिकल म्यूज़िक, और इसको सुनती हूँ। और ये मुझे बहुत एनर्जी फील होता है, बूस्टिंग फील होता है म्यूज़िक में। बहरहाल म्यूज़िक में आपको कौन पसंद है? मेल्स में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। अच्छा, और फीमेल्स में आबदा परवीन है, ग्रेट, और हदीका कियानी है। तो ये बारियां, एग्जैक्टली, शी इज़ ग्रेट। मतलब यहाँ बहुत, और आज अभी न्यू जनरेशन में भी बहुत सारी आई हैं हमारी, सिंगर्स आई हैं, उन्हें भी सुनती हूँ। तो डिपेंड्स अपॉन मूड। और पुराने लोगों को जो इनसे, जो अगर आज से 30-35 साल पहले के सिंगर्स की या इनकी बात की जाए, उनको सुनती हैं? जी, और जो ब्लैक एंड वाइट
दौर के की, जो थे, ठीक है। बिल्कुल ये बड़े नाम हैं, इनको भी अब सुनती हूँ, सुन रही हूँ कि क्लासिकल उससे मिलता है ताने बाने, तो उनको भी सुनती हूँ। और वो उस दौर की और इस दौर की मौसीकी में बहुत ज़्यादा अब डिफरेंसेस आ चुके हैं, फ़र्क आ गया है, मगर ये कि लेजेंडरी म्यूज़िक है उस दौर का, बिल्कुल वो तो समझ में आने वाला। एग्जैक्टली अब जो समझने वाला उसको समझ आता होगा। मैं भी थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ क्योंकि मुझे शौक है। अच्छा, कभी खुद गाया है? नहीं, कभी अच्छा। कोशिश नहीं की। अच्छा। एक्चुअली मुझे ये था ना कि पता नहीं क्या रिएक्ट करें आगे वाले, तो मैंने अच्छा, कभी दूसरे का attempt ही नहीं खौफ किया। है, हाँ। नहीं तो वहाँ भी थोड़ा सा लॉयर बन के लड़ लीजिएगा ना कि ये आपने जो है मेरा सुनना है हर हाल में सॉन्ग, अ गुड है सजेशन। ना? शायद मुस्तकबिल में मैं ये ट्राई करूं, बट आज तक नहीं किया। आज आई तक हुआ फील नहीं हाँ है। खौफ। राइट। चलें, किसी और प्रोग्राम में आपसे हम कोशिश करेंगे कि गवा भी लें, आपका जो इफ्तिताह है वो हम करवाएं उसमें। अच्छा, ना ये ड्रामे वगैरह देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ, मौका कौन सा मिले। ड्रामा आपको पसंद है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी चैनल्स कुछ बहुत अच्छे भी टेलीकास्ट कर रहे हैं ड्रामाज। अभी मैंने एक ड्रामा ख़त्म किया है सुनकर, मतलब सुना भी, इसका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद। अच्छा। तो वो आई गेस टीवी हमारा एयरवाइज से टेलीकास्ट हुआ था। अच्छा। उसमें जो है वो यमुना है जैदी, उन्होंने अच्छा। परफॉर्मेंस दिया था। अच्छा, तो शी इज़ ग्रेट, मतलब एक्ट्रेस। वो कौन सा ड्रामा था? ड्रामा वे अब अच्छा, नाम भूलिए। ड्रामा थोड़ा जेन से निकल गया है, बट ये कि अ ग्रेट ड्रामा, ये वो पहला ड्रामा है कि मैंने अपने प्रोफेशनल इस पूरी टेन्योर में वो पूरा देखा है, A to Z, लास्ट एपिसोड तक। राइट। अवार्ड्स एंड हाँ, यमुना बेदी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आजकल वो न्यू जनरेशन राज़ उल्फत भी कर रही हैं, एक ड्रामा जी जियो हाँ, पर चल रहा है। उनके 2-3 और ड्रामाज में, बट वो तो मुझे नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ है। इसमें जो स्टोरी का जो मेन थीम था वो एक बहुत बहुत मासूम लड़की का उसने परफॉर्मेंस दिया है, किरदार अदा किया है, और फिर वो किस तरीके से उसकी जो मासूमियत थी वही उसको एंड दिखाया गया कि लीड किया उसने ड्रामा, और किस तरह उसने अपनी उस इनोसेंस से जो है हालात का मुकाबला किया। बहुत ही प्यारी उसने एक्टिंग की है उसमें। इसके अलावा और भी ड्रामाज आ रहे हैं, बट मेरी थोड़ी शिकायत भी है इन अ सेंस के ड्रामास का जो एक मयार है, कुछ चैनल्स से मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इस बहुत बहस भी हो रही जो है जी, वो काफ़ी हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं और वो फॉलो होनी चाहिए। मतलब वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, हम उससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए। हमारे कुछ बुज़ुर्गों की हैं, कुछ रिश्तों का तक़द्दुस है, वो मेंटेन रहना चाहिए ना। तो नाहिद, आप ही नहीं समझती कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं सोसाइटी में, तभी उसको दिखा भी रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि उसूलन वो गलत हैं जो दिखा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहिए, उसे मीडिया पर नहीं ऐसे आना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हम उसको शायद अगर ऐसे सामने ना लाएं तो उस पर मेरे ख्याल से डोंट यू थिंक कि वो उस पर उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा फिर, जब तक सामने नहीं आएंगी? आप बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। एक होता है रीएनैक्टमेंट करना या उसको अक्कासी करना कि ये सब हो रहा है, बट टू सम एक्सटेंट ना, मतलब उसकी एक लिमिटेशन हो, उस हद तक आप दिखाएं ताकि एक पैगाम पहुंच जाए। बट आप एक तरीके एक चली जाए रिवायत, तो वो गलत है, वो नुकसान है। जैसे माँ बाप से बदतमीजी दिखा रहे हैं, या फिर वो बहनों के साथ हमें माशरती शादियाँ जो दिखा रहे हैं, बहन बहनोइयों की, रिश्तों का, वो कहाँ गया? और फिर हमारा एक मज़हब इस्लाम से हमारी एक मुस्लिम सोसाइटी है, हमें उसको भी तरवीज देनी है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आजकल फील हो रही है कि जो इतना हमारी जनरेशन में, यंग जनरेशन में जो आजकल ये जो तज़ादात आ गए हैं और जो बिगाड़ पैदा हुआ है, बच्चियां हमारी इनसिक्योर हैं, इज़्ज़तें महफूज नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है उसका, दिमागी अमराज में शदीद इजाफा हो रहा है इस कदर, और घरेलू लाइफ्स जो हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। मेरा ज़्यादातर फैमिली केसेस से इंटरेक्शन रहता है, तो सर मैं बहुत उसको करीब से विटनेस करती हूँ किस तरह तो बर्बाद हो गई हैं वैल्यूज़। बीवी कोई क्या उसके हुकूक हैं, उसके राइट्स क्या हैं नहीं मालूम, अवेयरनेस नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, आई मस्ट से, और हमने अपने जो मयारात हैं वो बदल लिए हैं। हमारे से पहले के कुछ डिकेड्स पहले जाएं तो वो चीज़ें ज़िंदा थीं, अब वो मफकूद होती जा रही हैं, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कंप्रोमाइज़ नहीं नज़र आता है इस दौर में, उस दौर में कंप्रोमाइज़ होते थे, बहुत सब्र शुक्र होता था। हमारी नानी हमें बता रही होती थी कि उनकी एक और वालदा भी थी, और किस हम्बल माहौल से वो लोग सब मिलके पलते बढ़ते थे कि कोई और दूसरी माँ है। और अब इस दौर में सेकंड जो मैरिज है उसको तो एक बहुत ही कोई गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह तस्वर किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत बुरी चीज़ है ये तलाक का होना भी, लेकिन कोशिश ये की जाए कि ये चीज़ें ना हों।
लेकिन अगर हो जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग से और समझ बूझ से, Exactly. इज़्ज़त, एहतराम से, मोहब्बत से उसको हल किया जाए। अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन बेहतर किया जाए, बिल्कुल। माहौल बेहतर किया जाए। और जो बेटों को मैं कहती हूँ, बेटियों की तरबियत का जिक्र हम लोग कुछ देर पहले आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे। मैं ये कहती हूँ कि ना सिर्फ लड़कियों की परवरिश और तरबियत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, लड़कों की भी तरबियत उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि उसको, औरत को कैसे इज़्ज़त देना है, ऑनर देना है, और वो किस तरह एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकता है। और वाइस वर्सा जो है वो मर्द की भी, उसके भी हैं राइट्स फिर, और वो औरतें अदा करें। ये एक हार्मनी पैदा होनी चाहिए। अब उसकी शदीद ज़रूरत है। जो हाई रेट जा रहा है, डिवोर्स एंड ये खुला हो रही हैं अब, और थोड़े ही अरसे में शादी के चंद महीनों बाद मतलब केसेस आ रहे होते हैं। आई जस्ट शॉक टू लिसन के हैरान में क्या 6 महीने, मैंने एक खातून से डिस्कशन हो रहा था केस का, अपना केस मेरे पास लाई, तो जस्ट आई आस्क्ड हर कि आप सिर्फ 6 महीनों में कैसे हस्बैंड को और घर को जांच लिया, और आप आज कंक्लूड कर आई हैं कि आपको खुला चाहिए, तो कैसे आपने ये सब जांच कर लिया? तो मुझे बहुत फ्लॉज दिखे उसकी सारी थिंकिंग में। द थिंग इज़ अ ट्रेनिंग, टॉलरेंस। आपको मिजाज समझना पड़ता है लाइफ पार्टनर का, उसके मुताबिक अपने आप को आप ढालें। हाँ, उसको भी ढालना चाहिए। मिलजुल कर ये सब मामला फैमिली लाइफ का ठीक होना चाहिए। फिर ये सेपरेट फैमिली सिस्टम हो गया है। लड़की जो है, बेटी जो है, वो भी अपना घर छोड़कर आ रही होती है, एक बिल्कुल नया ख़ानदान होता है। अच्छा नाहिद, आपने ड्रामास की आपसे बात हुई, आपका फेवरेट एक्टर कौन है ड्रामा में, मेल एक्टर? हुमायूं सईद। हाँ, अच्छा, मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए उसमें ज़्यादातर के हुमायूं सईद हैं। हुमायूं सईद वेरी फ्लेक्सिबल एक्टर, मतलब हर किरदार में जिस तरह वो ढल जाते हैं। राइट। और भी बहुत अच्छे नए नाम आ रहे हैं। जी जी। मैं जिस ड्रामे का जिक्र कर रही थी, दिस इज़ प्यार के सदके नाम है उस ड्रामे का। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और उसमें बिलाल नाम के हैं एक्टर जो कि लीडिंग रोल जिन्होंने किया है, तो राइट, बहुत बिलाल अब्बास। एग्जैक्टली, राइट राइट, ही डिड ग्रेट। मतलब वो बला में भी उन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया था, एक समीना बीरज़ादा के साथ वो था। जी, नहीं अच्छे आ रहे हैं हमारे पास एक्टर्स। ये प्यार के सदके वो तो नहीं था वो जिसमें यमुना ज़ैदी जो है वो बड़ी मासूम बनी हुई थी, वहाँ वो कहते हैं हाथ पीले करने इनके, तो कहती मेरे तो हाथ पीले ही हैं, इतनी वो मेरे ख्याल से वही है। क्या स्क्रिप्ट है वो, और क्या उसमें इनोसेंस दिखाई गई। बट इट वाज नॉट ARY, इट वाज हम टीवी। ओके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अ ग्रेट ड्रामा। मतलब उसका मुझे हर पहलू बहुत अच्छा इम्प्रेसिव रहा है, मुझे बहुत इम्प्रेस किया। अच्छा, मुझे भी अब इंटरेस्ट पैदा हुआ है इस ड्रामे में, मुझे भी देखना होगा इसको। ज़रूर देखें थ्रू आउट, पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक देखना होगा। तो नाहिद, फीमेल में आपको यमुना ज़ैदी पसंद है? एग्जैक्टली, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा और भी हैं, समीना पीरज़ादा हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा नाम है। पुरानी एक्ट्रेसेस जो हमारी रही हैं, उनमें भी रुबीना अशरफ बहुत अच्छी, उनके मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, वो रही हैं वो हमेशा। और इसके अलावा आजकल के भी अच्छी आ रही हैं, मगर उनको मेरा ख्याल है मज़ीद और मेहनत की ज़रूरत है, मैच्योर करें वो अपने स्किल्स को, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे, वरना बहुत अच्छे नाम हैं। मैनाल ईमान है और सज्जल अली हैं, बहुत सज्जल भी बहुत अच्छा काम करने वाले मौजूद हैं, आ गई हैं। और मूवीज़ में आप देखती हैं मूवीज़ वगैरह पाकिस्तानी? इत्तेफाक से नहीं। अच्छा, कोई एक्टर वगैरह भी याद नहीं है, कोई मूवी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इस मूवी नहीं देखती तो नहीं टाइम मिलता है। अच्छा, वो मूवीज़ तो देखी होंगी जिसमें मोहम्मद अली साहब कहते थे कि जज साहब मेरे 16 साल वापस कर दें। हाँ, ये बात है। मैं जितने भी ऐसी मूवीज़ जो रही है ना हमारी, जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो रही होती थी और उसमें जिरा दिखाई जा रही होती थी, एविडेंस, जबकि जो इस एक्चुअल लाइफ में जब से मैं आई हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, ये और बात है। टेबल ही अलग होती है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं होता। मैं बहुत मेरे वो था कि पता नहीं क्या सीन होता है अदालत का, बट ऐसा नहीं, ऊपर बैठे हुए जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं क्लियर कर दूं, मगर ये कि वो क्या वो फिल्म बंदी थी और वो क्या दौर था, क्या एक्टर्स थे, क्या डायरेक्शन उस वक्त हर एक जेब कतरे का केस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। यहाँ के पता चला कितनी कोर्ट्स के फॉरम्स हैं, तो वो बहुत बेहतरीन था। मेरी वालदा बहुत शौक से फिल्म्स देख रही होती थी, ज़ेबा बख्तियार और ये शबनम और ये लोग। ज़ेबा उस दौर में तो वो थी मोहम्मद अली ज़ेबा वाली ज़ेबा। एग्जैक्टली वही नहीं, ज़ेबा बख्तियार अलग है। अरे मोहम्मद अली वाली ज़ेबा, लेट मी क्लियर जी, ज़ेबा मोहतरमा जो थी
उनकी फिल्म्स अम्मी बहुत शौक से देखती थी, और ये शबनम और ये जितनी पुरानी एक्ट्रेसेस थी, जी जी, ज़ेबा अख्तर इज़ वन ऑफ द गुड नेम ऑफ हाँ हमारी वो तो आजकल पाकिस्तानी के दौर एक्ट्रेसेस की की, वो हमारी भी कम नहीं है। हाँ, उनको भी हमने निहायत बहुत देखा खूबसूरत है। खातून है माशाल्लाह, वो उनके वालिद साहब जो हैं वो भी लीगल वो तो वो फ्रेटर्निटी से थे। अटॉर्नी जनरल भी रहे थे, Exactly, यहया बख्तियार मेरे ख्याल से बिल्कुल। उनके वालिद का नाम। और हमारे वालिद साहब बताते हैं उनके साथ उनकी नशिस्त हुआ करती थी, तो वो कहते हैं हमें ना, वो बताते थे कि मेरी बेटी ना ड्रामाज में आ रही है, जी जी, और हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि तो पता चला वो ज़ेबा बख्तियार है। ज़ेबा बख्तियार है, कोयटा से इनका ताल्लुक है मेरे ख्याल से। शी इज़ ग्रेट। ऐसी एक्ट्रेसेस अब जो हैं, मैं कहती हूँ हाल ही हैं, बिल्कुल, बट और इनके नाम बहुत रहेंगे। इनोसेंट फेस है उनका माशाल्लाह से। यहाँ तक नहीं, उन्होंने तो दूसरे ममालिक में भी जाके माशाल्लाह अपने फ़न का बिल्कुल दिखाया, मुजाहरा किया है। तो इसमें जब आप कभी किसी जज के सामने आपने कहा है ऐसा कि 10 साल वापस करवाएं मेरे मौक्किल के? मौक्किल होता है ना वो, बिल्कुल जो होता है मौकिल, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतनी साल, ज़रूरत 1.5 साल हमारी नहीं मांगा? हुई, नहीं इतनी ज़रूरत अच्छा, हमारी अच्छा, नहीं हुई, क्योंकि अच्छा। हमें बिल्कुल एथिक्स, हमारे एक कंडक्ट होता है, कोर्ट्स का डिकोरम होता है, वो हमें फॉलो करना होता है, वो हमें इजाज़त नहीं देता इस तरह की डायलॉग्स अदा करने की। मगर ये कि ये अमूमन अक्सर होता है, व्हाई नॉट, मेरे साथ भी हुआ कि कुछ केसेस में आप थोड़ा सा टची हो जाते हैं, कुछ चिढ़ जाते हैं बात पे, नहीं, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, आप थोड़ा सा पर्सनल होने लगते हैं, क्योंकि आप जब आप एक चीज़ को वहाँ प्रूफ करने आए हैं, और आपको वहाँ से सिस्टम की ख़राबी कह लें, या जो भी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई कर रहा होता है, अपोनेंट पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आ रहा होता है, तो गुस्सा भी आ रहा होता है, और आई स्ट्रांगली अपोज एंड आई फाइट। अच्छा, मुझे मैं भरपूर जवाब देती हूँ, बट ये कि साल नहीं मांगती वहाँ, लेकिन अपोज करती हैं उनको। स्ट्रांगली अपोज, आई एम अ टफ अपोनेंट लॉयर, राइट। और मेरा आपकी फ़ीस कितनी होती है? आप टफ है ना, तो उसमें टफ है कि नहीं है? फ़ीस में मैं टू बी फ्रैंक मैं रियायत करती हूँ। अच्छा, ग्रेट। जो लड़कियाँ बेचारी डिज़र्व होती हैं, जो फैमिलीज़ नहीं पे कर पा रही होती हैं, लड़कों को नहीं रियायत देती? मेरा ज़्यादातर नहीं, वो भी क्यों नहीं, मेरी इतनी क्लाइंटेज है, और वो भी मुझे देख रहे होंगे अगर, तो वो विटनेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ देम एज़ वेल। मेरे लिए मेरे क्लाइंट बहुत प्रायोरिटी पर होता है, और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो है यूटिलाइज़ करते हुए उन्हें रिलीफ दिलाऊँ। कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं आप लोग उनकी ना, हमें उनको कॉन्फिडेंशियल उनकी मालूमात रखनी होती है, और उनको रिलीफ पहुंचाने तक का जो सिलसिला होता है, जो सफ़र होता है, चलाना होता है, उसको मैं अपने तौर पर, मैं और अपने साथियों से भी उम्मीद करती हूँ, बहुत पैशनेट होकर मैं चलाती हूँ केसेस को। उनको पूरी ये नहीं कि अगर मैं कोर्ट तक अवेलेबल हूँ फिर मुझे उनको पूछना तक नहीं है, मैं वैसे भी उनकी मोरल बहुत सपोर्ट कर रही होती हूँ। और ये शायद मेरे वालिद साहब ने ट्रेनिंग दी है, ग्रेट है कि अगर अब ये भी अक्सर कहते हैं कि कुछ अब अक्सर केसेस में होता है कि क्लाइंट्स राब्ते में नहीं रहते, माइग्रेट कर जाते हैं, या कुछ ऐसे आज केसेस मेरे गुजरे, तो अब मैं बड़े गुस्से में आ गई। मैंने कहा ये क्या मैं भागती रहूँ कोर्ट्स में, और परवाह नहीं है क्लाइंट्स को, ये क्या मुझे नहीं ये केस मज़ीद चलाना। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि तुमने उससे कमिटमेंट करा और तुमने अपना प्रेजेंटेशन उसकी तरफ से दिया, अब ये तुम्हारा एक एम्बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें उसको टिल एंड उसको रिलीफ दो, उसकी पूरी जो सेफ्टी साइड्स हैं उसको कवर करो जितनी हद तक तुम्हारे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल कंप्लीटली उसको डिस्पोज करें जब ख़त्म हो वो, तो और उसको आप इंसाफ दिलाएं। उसकी मुबादा कोई मसला परेशानी हो सकती है जो आपसे बाद में आके शेयर करेगा, तो आप उसको डिग्निफुल तरीके से बता सकें कि आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सपोर्टिव रहती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो नाज़रीन, आप ये सोच के रखिए कि अगर आपको किसी भी किस्म की ऐसी कोई सपोर्ट चाहिए जिसमें कोई लीगल एड चाहिए हो, या पर्सनल कैपेसिटी में भी आपको खुदा न खास्ता कभी ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जिसमें आपको लॉयर की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके, इनबॉक्स करके आप नाहिद से भी रब्ता कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि नाहिद जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो सपोर्ट करेंगी। और जो एक कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, तो वो चीज़ तो अपनी जगह है, वो तो जहाँ पर है वो तो करनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक कुछ ख़ास 1% हिस्सा होता है जो कि नाहिद या इनके जितने भी कोलीग्स हैं वो ऐसा रखते हैं कि जिससे वो लोगों की सपोर्ट कर सकें लीगल एड में। अच्छा नाहिद, आप खाना वगैरह कैसा बना लेती हैं?
कुकिंग का इतना टाइम नहीं मिलता, बट मुझे शौक़ है। अच्छा। मैं जैसे चाय के साथ जो लवाजमात होते हैं वो तो मैं बना ही लेती तो चाय के साथ पकौड़े वगैरह, कबाब आई कैन मेक। Right. और मैं कोई वो जो टिपिकल हांडियाँ होती हैं जो खाने डिशेस होती हैं वो नहीं बना पाती हूँ। अच्छा, चाय के साथ पापे बना लेती हैं? अब तो अवेलेबल है ना बेकरीज में। अच्छा। वो तो नहीं बनाने का जो चीज़ अवेलेबल है वो आप नहीं बनाती। अब तो आप देखें ना कितना आगे बढ़ तरक्की हो गई है, कितनी चीज़ें, और ये इंडस्ट्री जो फूडिंग इंडस्ट्री है कितनी आगे बढ़ चुकी है, हर चीज़ तो अवेलेबल है, मौजूद है। जड़े पेंड नहीं जाए तो पता नहीं पूछीदा कहते हैं ना, जिस गाँव जाना ही नहीं उसको पता क्यों पूछे, जाके खरीद लो बाहर से। अब सब मिल रहा है, होता है, तो अब सबसे बड़ी बात टाइम का मेरे पास बहुत ही पकौड़े कैसे बनाती हैं? अच्छे बनाती हैं? पकौड़े अच्छे बनते हैं मेरे। वो आलू वाले होते हैं या वो जो मिक्स वेजिटेबल्स के भी होते हैं, उसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी डाली जाती है, चॉप करके कटिंग होती है। अच्छा। और उसमें आलू एंड ग्रीन चिलीज और वो बनाया जाते हैं पकौड़े। और ये अभी बरसात का बहुत एक हैवी सीजन गुजरा है कराची में, तो मैंने बहुत बार बनाए, खाए, खिलाए, मज़ा आया। इंशाल्लाह हम भी आएंगे किसी दिन, खाएंगे। वेलकम, वार्म वेलकम। तो नाजरीन, चाय के साथ पकौड़े हो जाएं तो क्या ही मज़ा होता है। अच्छा, खाने में क्या चीज़ आपको डिश जो है कौन सी पसंद है? मुझे ज़्यादातर बिरयानी, आई लव। मैं हर एक प्रोग्राम में ये कह रहा होता हूँ कि कराची का बंदा और बिरयानी ना पसंद करे, इट इज़ इम्पॉसिबल। राइट। बिरयानी के साथ साथ ये जो पिज़्ज़ा है और ये जो हमारे कुछ सैंडविचेस हैं और सैलड्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। चीज़ जिसमें डिशेस में ज़्यादा इंग्रेडिएंट होता है, मज़े का लगता है। पिज़्ज़ा पे तो जो चीज़ होता है मुझे चीज़ लग नहीं रहा होता मगर ये कि आई लव चीज़ एंड सब, इससे बनी हुई जितने रिलेटेड डिशेस एंड वो है ना, मामला पसंद है। आई लव टू इट। ग्रेट। अच्छा, तो उसमें खुद कभी बनाया है चीज़? सैंडविचेस वगैरह बनाने का इत्तेफाक होता है ज़्यादातर। चीज़ नहीं बनाया कभी? पनीर खुद नहीं बनाया कभी? नहीं। अच्छा, ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। मेरी एक बहन है, वो बड़ी माशाल्लाह का वो यूट्यूबर भी हैं और अच्छा, किस नाम से चैनल आप बताएं ज़रा? अंशा फूडीज़ के नाम से वो चला रही हैं और माशाल्लाह डेली उसमें वो करें, सब्सक्राइब करें अंशा फूडीज़ को भी। हाँ। तो उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस देखेंगे। उनका नाम फहमीदा है और फहमीदा बहुत मज़े की यम्मी डिशेस बनाती हैं, डेली उस पर अपलोड्स करती हैं, अपने हाथ से बनाती हैं और वही ये सारी चीज़ें मुझे बना के घर में भेज रही होती है। किसी दिन फहमीदा का भी इंटरव्यू करेंगे। व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम। वो बहुत खुश होंगी और आप उनसे ये क्वेश्चन रेसिपी ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उनसे मैं ये भी पूछूंगा कि आप जज साहब को बोलती हैं 10 साल वापस से, वो कहेंगी नहीं ये क्वेश्चन आप नाहिद से पूछें। वही ना, वो उनका है फील्ड कुकिंग का, एंड अल्लाह पाक उसको बहुत हिम्मत ताकत दे और अल्लाह पाक बरकत दे। वो बहुत माशाल्लाह, उनके हाथ में बहुत जायका भी है। सब्ज़ी वगैरह खाती हैं? बहुत कम। जो कम खाती हूँ कौन सी खाती हैं? ये पालक और ये अच्छा, एक्चुअल जो सब्जी है। करेले खाती हैं? नहीं, मैं नहीं खा सकती, वो मुझे बहुत कड़वे से लग रहे होते हैं, बट हमारे घर में बहुत बन रहे थे, अब्बा को बहुत पसंद है। और ये लौकी, इसकी भाजी बनती है। अच्छा, मटन में। राइट। हमारे घर में अब्बा हार्ट पेशेंट हैं, राइट, उनकी वजह से तो सब्जी रोज ही बनती होती है। और फिर अब्बा का जिस पट्टी से ताल्लुक है उस पट्टी में भी करेले और ये चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। पंजाबी बैकग्राउंड, हाँ, मटन एंड ये वाकई ये करेले बहुत खाए जाते हैं। आपकी मदर जो है वो दूसरी पट्टी से हैं? मेरी वालिदा उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं। तो वो आपके यहाँ उर्दू डिशेस भी चलती होंगी? बिल्कुल, मेरी अम्मी आ ग्रेट शेफ, और वो तो मैं उन्हें शेफ बोलती थी मम्मा को। इतनी अच्छी, उनके बहुत बड़े पैमाने पर जो पुराने पहले नहीं होती थी 5-5 किलो की और 10-10 किलो की घर में ही बन रहा था। और माशाल्लाह हमारे फैमिली पूरी आकर, वालिद साहब सबसे बड़े भाई अब थे ख़ानदान में, तो सब आके घर में गैदरिंग्स होती थी। तो अम्मी बहुत शौक से कोई सुबह से स्टार्ट करती थी तैयारियाँ खानों की, और उसमें सब कुछ होता था। बिरयानी है, सलाद जर्दा भी होता था, खीर भी होती बन रहा होता बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। और वो खीर भी उस टाइम जो हमारी जो बुजुर्ग ख़वातीन है, वो ये नहीं होता कि वो प्लास्टिक की या मेलामाइन की प्लेट्स में लगा देती हैं, बाकायदा उसके लिए वो कटोरियाँ मंगवाती थी, ठूंठियाँ कहलाती हैं, मिट्टी वाली, उसमें वो उसको लगाती थी, और उसका जो टेस्ट होता था वो अभी कहीं हमें नहीं मिलता। एनहांस हो जाता है जब वो मट्टी की उसमें ठूंठियों में डाली जाती है। बिल्कुल। और वो उसी में जम रही होती है, उसी में से खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। और उसको ख़ास एक उंगली से उसका जब खाते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ, और एंड में जाके फिर ज़बान से चाट लेते हैं उसको। अच्छा, फिर कहीं हम तो ऐसा करते थे कि हम वो बचा के कटोरी रख लेते थे धो के ना, कि इसमें पौधा लगाएंगे।
वो कुछ दिन बाद फेंकने में जाती थी। हमने भी की है वो, मैं भी बड़े इसको स्टॉक करती थी, वॉश करके रखती थी, मगर उसमें कभी भी गमले नहीं पैदा हो पाए। किसी काम आते ही नहीं है, वो पड़े ही रह जाते हैं। अब वो तो टूट ही जाती है, टूट ही जाते हैं, बात होती है इतनी छोटियाँ छोटी। अच्छा नाहिद, आप जब कम्युनिटी में आपकी जैसे लीगल एड की आपने बात की, तो आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट जिस पे आप कहती हूँ कि मैंने कम्युनिटी सर्विस ये की और इस पे मुझे ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैं सबसे ज़्यादा प्राउड करती हूँ? बिल्कुल है, बहुत सारे मैंने फेजेस में काम किया। मैंने एम्पावरमेंट पे काम किया है, अवेयरनेस के फ़ेज़ में। अवेयरनेस के हवाले से हमारे होते थे सेशंस, और हम बाकायदा फील्ड्स में जाके, और बहुत ही जो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग इन एरियाज़ में रहते थे, ये लियारी के पीछे के इलाके हैं कुछ, और ये बल्दिया टाउन के इलाके हैं कुछ, एग्जैक्टली वहाँ पे ख़वातीन जिस तरह गुजार रही हैं अपनी लाइफ्स, और जिस तरह वहाँ मुश्किलात हैं और ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है। वहाँ पर कानून जैसा हसास जो मामला है और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उनके राइट्स हैं, उनसे वो टोटल अनअवेयर है। जब मैंने ये फील्ड में ये काम किया और लीगल राइट्स फोरम के तवज्जो से मुझे मौका मिला, हमारे मलिक ताहिर इकबाल साहब उसके हेड करते हैं उसको, उन्होंने हमें बहुत प्रमोट किया इस हवाले से, मुझे बहुत मौका मिला। और हमने और भी हमारे सोशल सेक्टर के बहुत अच्छे नाम हैं, आपके भी इदारे से हैं मैडम सबिया हैं जी। बिल्कुल, ये ख़वातीन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैं फील्ड में गई, और मैंने जब उनसे आप यकीन करें कि हमारा एक सेशन था कि तलाक हो जाती है, हक महर के मामलात हैं, और ये जो निकाहनामा है इसकी ना अपना अवेयरनेस देनी है जी। मैं गई और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक हुजूम था ख़वातीन का, और वो कोई किमाड़ी साइड का इलाका था। तो वहाँ पर आप यकीन करें कि वो ख़वातीन बोलने से भी घबरा रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, नहीं शायद उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो हमसे बात करती। फिर उनको निकाहनामा क्या, उन्हें तो इसका कोई मालूमात ही नहीं थी। फिर हमने वहाँ पूरा अवेयरनेस दिया, कोई 2.5-3 घंटा वहाँ रहे, हमने उन्हें बताया कि क्या अहमियत है निकाहनामे की, और हक महर क्या है, ये आपका राइट है, आपको लेना चाहिए, आपका ख़र्चा होना चाहिए, आप हस्बैंड से नाराज़ हुई खर्च लेंगे, आपका नान नफ़का होना चाहिए, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों की पैदाइश हो रही है, उसके खर्चात कौन देगा, आपके क्या राइट्स हैं। अवेयरनेस दी, मुझे बहुत पर्सनली फ़ील हुआ कि वहाँ उस दिन मुझे बड़ा महसूस हुआ कि मैंने शायद कुछ किया है वहाँ जाके, अवेयरनेस दे दी। और वहाँ लड़कियाँ, जो यंग लड़कियाँ भी मिली मुझे, फोर्सिबल शादियों का भी बड़ा मामला था उधर, और छोटी उम्रों की लड़कियाँ बिल्कुल, और उनके हाथ में बच्चे, और उसकी अपनी उम्र 14-15 ईयर्स होगी और उसके हाथ में छोटे छोटे बच्चे। और शॉक टू सी दिस, और मुझे दिल बहुत दुखा। तो उसका कुछ आउटकम नज़र आया अवेयरनेस सेशंस का? ये मुझे बहुत खुशी हुई कि फिर हमने सिलसिला जारी रखा, उन एरियाज़ में हम मज़ीद बार गए, अवेयरनेस दी, फिर हमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोऑर्डिनेशन रहा, लोगों में कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आई, और हमें वहाँ पर उन्होंने वादा किया हमसे ख़वातीन ने, और उन्होंने अपने इश्यूज़ आगे रखे, और कई ख़वातीन ने लीगल एडवाइजेस भी लिए और हमें अप्रोच भी किया फिर बाद में आकर, और वो बेचारियाँ, उनको बहुत अवेयरनेस मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो इनको एटलीस्ट थोड़ी नो हाउ तो मैं दे सकी अपने इस मुख्तसर से टाइम में। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लॉज मौजूद हैं, उसकी एग्जिस्टेंस है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवेयरनेस जब उसको आगाही नहीं होगी, हाउ शी कैन अप्रोच, उसको कौन से फोरम में जाना है, कहाँ जाना है, उसको अपना राइट क्या मांगना, उसके राइट्स क्या हैं, बोलते सबसे बड़े उसके राइट्स है, उसको ये भी तो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी, इसकी आगाही की जाए। और मैं नहीं, हम जैसे और भी इदारे हैं, आप भी माशाल्लाह एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत और बढ़ना चाहिए सिलसिला, ताकि हमारी माशरे की जो औरत है उसको उसका सही मकाम मिल सके। Exactly, उसको बहुत ज़रूरत है। इस पे नाहिद आप फील करती हैं कि ये मेरा प्राउड मोमेंट है कि जिस पे मैं कहती हूँ कि ये मेरी ऐसी अचीवमेंट है कि कुछ इसमें आपको वो बेस्ट हासिल हुआ। वैसे तो अपने लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ फॉलोअप हमें लोगों में नज़र आता है। बिल्कुल, जब उनके चेहरे पे खुशी दिखी और हमने उनके लिए लिटिगेशन की, उनके हमने केसेस फाइल किए, फिर उनको उनके ख़र्चे मिलने लग गए, उनको जो बेचारी तशद्दुद का, घरेलू तशद्दुद का शिकार थी कुछ लड़कियां, ख़वातीन, उनको हमने ज़ाहिर बात है फिर हमने कार्रवाई की तो उन्हें सेफ्टी भी, सिक्योरिटी भी मिली, तो वो बहुत शुक्रगुजार होती थी और उनको कोई अखराजात नहीं करने पड़े। हमने उनको प्रोबोनो सर्विसेज दी, तो मुझे बहुत फील अच्छा हुआ। तो ये सब कुछ जब आप कर लेती हैं तो एक किस्म की थकन भी हो जाती है ना। इस थकन के होने के बाद कोई हॉबी है जिसको आप कहती हैं कि मैं ये करती हूँ तो मुझे फिर थोड़ा सुकून मिल जाता है?
बिल्कुल, मेरा ख़्याल है मेरी 2 हैं आदत। हॉबीज़, ठीक जब है। मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ तो एक तो मैं अपने वालिद साहब के साथ वक़्त गुज़ारती हूँ। अच्छा, गपशप होती है। एग्ज़ैक्टली, वो अपने हाँ। वाक़यात सुनाते हैं, अपने बचपन के, अपने और करियर उनका के। तो अंदाज़ ही माशाल्लाह से ऐसा बहुत है बोलने इंटरेस्टिंग का है। कि हाँ, वो भी बहुत खुशी महसूस करते हैं कि उन्हें कोई अवेलेबल है, उनकी कंपनी दे कंपनी रहे मिल हैं। जाती। जी, जी। वालिदा नहीं है तो ज़ाहिर बात है हम हैं उनके सही, साथ, तो मुझे सही, एक वो बहुत मेरे लिए प्राइम टाइम होता है। सही। दूसरा आई मस्ट से म्यूज़िक, अच्छा, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि अल्लाह पाक बहुत करीब होता है आपके, बिल्कुल, अगर आप महसूस करें बिल्कुल। तो। कुछ इबादत हैं और हमारी, मैं उसमें भी टाइम गुजारती हूँ स्पेंड तो करती मुझे हैं, बहुत ठीक है। सुकून मिलता है। ग्रेट, ग्रेट। ये बहुत अच्छी एक बात की आपने एंड में कि हम जितना बेहतरीन टाइम, क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स को दे सकें Exactly. और उनके साथ बैठ सकें, वो हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उसकी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल से पेरेंट्स ही वाहिद वो एक ऐसा रिश्ता है जो आपका एक्चुअल सपोर्ट होता है आपकी पूरी लाइफ में भी। और इवन मैंने तो उन औलादों को भी देखा है जिनकी लाइफ के बाद भी पेरेंट्स उनकी सपोर्ट रहे हैं। बेशक आप सही कह रहे हैं, और माँ बाप का कोई उसको अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल, अपनी अम्मी खो चुकी हूँ और मुझे उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। वाहिद मुखलिस रिश्ता है जो Exactly. पेरेंट्स का होता है। जिसकी दुआओं में और जिसकी विशेज़ में कोई इम्प्योरिटी नहीं है और वो बस आपको आगे आगे और आपको सेफ़ एंड साउंड देखना चाह रही होती है। और वो बहुत ही अजीम ज़ात होती है माँ। दूसरा बाप है, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, बिल्कुल, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए उनको तनहा ना छोड़ें, उन्हें कंपनी दें। आपने बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की, बिल्कुल। मैं अपने तौर पर तो यही कोशिश करती हूँ। ओबीडियंस ही करें हम, माँ बाप एक वक्त तक होते हैं फिर नहीं होते। बिल्कुल, और इसका ना सिर्फ दुनिया में अजर मिलता है, अल्लाह पाक भी अजर दे रहा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। आपकी रोज़ी रोटी में, आपके बिल्कुल, बिल्कुल। ज़िंदगी में बरक़ात आती हैं। बिल्कुल, वो आप माँ बाप की ही मरहून मिन्नत हैं। और ये आंखें जब तक हैं तो रोशनी होती है। बेशक, ये आंखें खुदा न खास्ता ना हो तो नूर ख़त्म हो जाता है। नाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज इतना एंजॉय किया इस इंटरव्यू को, माशाल्लाह से इसमें इतनी ग्रेट बातें हुई। एक तो 10 साल वाली जो बात हुई उसको आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया कि हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होती जिस तरह से टीवी पर दिखाया जाता है, दरअसल कुछ और होता है। तो और हम उम्मीद ये करते हैं कि जब भी हमारे नाजरीन का कोई कमेंट या कोई इस तरह का मैसेज होगा जिसमें उन्हें किसी भी किस्म की ऐसी सपोर्ट चाहिए जो कि हम उन्हें लीगल एड के हवाले से दे सकें, वर्बली भी, और इसके अलावा अगर कोई दूसरे वे में भी सपोर्ट चाह रहा हो तो वो उसके लिए हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम हमें उसके लिए टाइम देंगी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आई विल बी इंशाल्लाह विद यू। और मैं बिल्कुल, मुझे आप अप्रोच करें अगर जिसको कोई ऐसी क्वारीज़ हैं, मसाइल का शिकार हैं, आप लोगों को कोई मालूमात आगाही चाहिए, कोई लिटिगेशन में सर्विसेज चाहिए, आई एम वेरी अवेलेबल। और आई मस्ट से कि यू जस्ट आप ज़रूर अपने राइट्स के लिए फाइट करें और बोलें, आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। नाजरीन, हमने बहुत इन्जॉय किया इंटरव्यू को, लेकिन इंटरव्यू के एंड में हम चाहेंगे कि नाहिद से हम एक आप पूरी कम्युनिटी के लिए, यूथ, जवान, बूढ़े, जितने भी लोग हैं, क्योंकि लॉयर से हर एक का वास्ता पड़ता है, कोई बेहतरीन सा मैसेज हम नाहिद से चाहेंगे कि वो दें। नाहिद, हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा मैसेज दें, मुख्तसर सा। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कर तो ली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, मगर मैसेज की जहाँ तक बात आती है, मेरा एक पैगाम मैं बहुत आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेट्रियाटिज़म की। हमें अपनी यूनिटी, हमें अपनी नेशनैलिटी और हमें अपनी कौमियत को जो है वो महसूस करने की ज़रूरत है। वी हैव टू स्टैंड। हमें अपनी नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए खड़े होना है, इत्तेहाद करना है, अपने दुश्मनों को पहचानना है और अपनी सफ़ों में हमें बहुत इत्तेहाद की ज़रूरत है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ यंग जनरेशन, मैं ये कहूँगी कि हमें हमारे जो पाकिस्तान का जो मकसद है कायम होने का, हम काश उसको रियलाइज़ कर लें। वो बहुत अजीम मकासद हैं। कायद-ए-आज़म के जो उन्होंने फरमाया है, अख़ुवत और ये ईमानदारी एंड ऑनेस्टी, ये बहुत इसकी कमी हो चुकी है।
हमें इसको अपने तौर पर बिल्ड करना है कि हम अपने मुल्क की बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें। अब जो आपकी पोजीशंस एंड रिश्ते हैं, मैं बहुत इस फोरम के ज़रिए चीज़ को बहुत फोकसली बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने एक दूसरे के इक़दार का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल। हमें बुज़ुर्गों को वो इज़्ज़त देनी है जो उनको डिज़र्व करते हैं। बूढ़े माँ बाप हैं उनको उनका राइट दें और बीवियों के जो हुकूक हैं वो अदा करें। मैं अपनी जनरेशन से भी मुखातिब हूँ। हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा बिगाड़ दिख रहा है। दिस इज़ अ टाइम टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर लाइव्स, इन आवर थाट्स, इन आवर कंसेप्शंस। हमें कंसेप्ट बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और यही मेरा पैगाम है। एंड आई लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्रेट, थैंक यू सो मच नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इंटरव्यू को बहुत इन्जॉय किया होगा। और जैसे कि अख्ताम पर नाहिद ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के फरमुदात पर अमल करते हुए, जिसमें हमें ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम की बात की जाती है, उसको फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि हमारा इंटरव्यू बहुत बेहतरीन रहा, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन इन्जॉय करने के बाद हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। तो हमारे इंटरव्यू का भी यहाँ पर इख्तिताम होगा और हम चाहेंगे कि पहले आपको चैनल का नाम बताते चलें दोबारा से, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक भी करेंगे और चाहेंगे कि दूसरों से भी उसकी शेयरिंग हो, तो उसके लिए आप उसे शेयर करेंगे। और क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस चाहिए होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी चैनल के ज़रिए, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। अब मुझे इस चैनल से इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।